Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Now we are starting our topic with magnetic quantum number. Previous lecture में हमने जो पहले दो मैग्नेटिक प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए थे, यहाँ पे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, शेल्स. ठीक है. और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें सब शेल का पता चला. अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये जो हमारे पास सब शेल होता है ये भी फर्दर डिवाइड होता है. इसमें भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं. कल मैंने बताया था कि शेल होता है, उसमें सब शेल होते हैं और सब शेल के भी ऑर्बिटल्स होते हैं. तो वो ऑर्बिटल जो है उनके लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं. इसे m से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे 0 है, ±1 है, ±2 है, +-3 है. अब हमने देखना है कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2l+1. l स्टैंड फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. कल हमने पढ़ा था s सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो है 0. तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1. तो इट मीन्स m = 0. अगर हम यहाँ पे p सबशेल के लिए बात करें तो l की वैल्यू उसके लिए 1 होती है और m की वैल्यू फिर क्या आएगी हमारे पास 3. तो 3 मीन्स 0, -1, +1. सिमिलरली अगर हमारे पास d सबशेल, उसके लिए l की वैल्यू होती है 2, तो m की वैल्यू होगी 5. उसमें 0 भी आएगा, +-1, +-2, 5 वैल्यूज़ आएगी आपके पास. ठीक है. इसी तरह f अगर हमारे पास सब शेल है, उसके लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो m की वैल्यू 7 आएगी. यहाँ पे 3 2 6 +1 7. तो इट मीन्स 0, +-1, +-2, +-3, 7 वैल्यूज़ हैं. इट मीन्स एस सब शेल का कोई एस सब शेल में सिर्फ एक ही उसकी जो है ओरिएंटेशन होती है. p के देखें 3 ऑर्बिटल p में होते हैं, d में 5 होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f सब शेल में. ठीक है. अब मैंने अभी यहाँ पे बात की ओरिएंटेशन की. तो ये ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड के एक सब शेल में जो ऑर्बिटल हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है. इसलिए इस क्वांटम नंबर को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं. जैसे मैंने कल एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, उसे एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं. तो इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं. नाउ ओरिएंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एस सबशेल में m 0 है. इट मीन्स इसकी सिर्फ एक ही स्पेस ओरिएंटेशन, ये स्फेरिकल है. ठीक है. स्फेरिकल किस तरह है कि न्यूक्लियस के गिर्द अगर हम एक स्फीयर बना दें तो यहाँ पे देखें इन ऑल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी सेम. ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस बिकॉज इट इज़ स्फेरिकल. ये स्फेरिकल होता है, इसलिए इसके एक ही स्पेस ओरिएंटेशन है, m की वैल्यू 0. अगर हम बात करें p सबशेल की, तो p सबशेल में देखें 3 वैल्यूज़ आती हैं, -1, 0, +1. तो इसका मतलब px, py और pz. इसका मतलब इसकी 3 स्पेस ओरिएंटेशन है और ये x, y, z प्लेन में 3 प्लेन्स में जो है ये अरेंज होते हैं और इनकी शेप जो होती है डम्बल शेप होती है. ठीक है, डम्बल शेप. तो इनकी शेप्स के बारे में अलग से हमारे पास टॉपिक है, उसमें हम इनको ड्रॉ करेंगे. सब की शेप इस तरह की होती है. अगर मैग्नेटिक फील्ड आप ऑफ कर दें तो तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो कोई स्पेस ओरिएंटेशन शो नहीं करेंगे, वो इसी तरह शो होंगे, एक ही. तो इसलिए इसको ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल कह सकते हैं, जो p ऑर्बिटल, p सबशेल होता है. ठीक है. इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंगे तीनों एक ही स्पेस में आ जाएंगे, ओरिएंटेशन शो नहीं करेंगे. इसी तरह डी सबशेल की बात करें तो उसके लिए देखें यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं. वो कौन कौन सी हैं? -2, -1, +1, +2, 0. और इनके नाम रखे हुए हैं जैसे dxy, dyz, dxz, dx² -y² और dz². 5 d ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है. और इनके ये नाम है और इसकी 5 स्पेस ओरिएंटेशन होती है. ठीक है,
5 स्पेस ओरिएंटेशन। और ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको ड्रा करना मुश्किल है, तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे शेप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे हम इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, आगे आ जाता है एफ सबशेल। एफ उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इनको 5 डीजनरेट ऑर्बिटल कह सकते हैं, और ये वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारे जो है सिलेबस में नहीं है, इनको ड्रा हमने नहीं करना। ठीक है जी, और इसकी 7 वैल्यूज़। तो ये आपका है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट पे हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की ओरिजिनेशन कैसे हुई, कैसे पता चला? हमें इतना आइडिया हो गया कि एक शेल में सब शेल होता है और सब शेल के भी आगे पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए वो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो एक लाइन स्प्लिट हो जाती है फर्दर लाइंस में। ठीक है, और वो फिर फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। उसकी वजह क्या है? सब शेल और सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं। ये ज़ीमान इफेक्ट ठीक है होता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाए। इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये देखा गया है कि अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, किन की बात करें? अल्कली मेटल्स, उनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसको अगर हम एक्साइट करें और दोबारा डी एक्साइट हो तो हमारे पास स्पेक्ट्रम एक लाइन नज़र आएगी, नॉर्मल स्पेक्ट्रल लाइंस आए। लेकिन अगर उसको हम हाई रिजॉल्विंग पावर में देखें, स्पेक्ट्रोमीटर में देखें, कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर लेना है? हाई रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोमीटर लें, तो उसमें पता चलता है कि एक लाइन फर्दर 2 लाइंस में डिवाइड है। जो एक लाइन है वो आगे 2 लाइनों में डिवाइड हुई है। इसे फाइन स्ट्रक्चर या डबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर या डबलेट लाइन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट 5 लाइंस हैं इसमें, वो आपने लिख लेनी है। ये फाइन डबलेट लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद इसकी रीज़न क्या है? तो 2 साइंटिस्ट हैं, गॉडस्मिथ और ओहलेनबेक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, और इसकी रीज़न बताई। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करता है। उस एक्सिस की जो रोटेशन है उसे कहते हैं सेल्फ रोटेशन। क्या होती है वो? सेल्फ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करता है, सेल्फ रोटेशन होती है। वो सेल्फ रोटेशन जो होती है वो 2 तरह की वगैरह हो सकती है। आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहाँ पे जैसे ये वाली देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। मेरी फिंगर जो है कर्ल कर ली है एंटी क्लॉकवाइज, तो द थंब विल डायरेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखें नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है, और इसके लिए हम वैल्यू लेते हैं +1/2। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं। तो इसको हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, ये इस तरह लाइंस आ रही हैं। अगर हम बात करें क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज कैसे होगी? ये थी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ऐसे होगी। ठीक है, एंटी फिंगर्स नीचे की तरफ जा रही हैं, तो थंब आपका डायरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से और तरह मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन से और तरह मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसमें भी हमारे पास जो लाइंस होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, तो इसको भी हम ड्रा कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है रोटेशन से, डिफरेंट रोटेशन से डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इसका मतलब है वो जो एक लाइन 2 लाइंस में डिवाइड हुई है, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर, वो बेसिकली सेल्फ रोटेशन की वजह से है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो अपने एक्सिस के गिर्द भी वो रोटेट करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसको सिंपल आप इस तरह देख ले, जैसे अर्थ है सन के गिर्द रोटेट करती है,
तो वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है। जब वो अर्थ सन के गिर्द रोटेट करती है तो ईयर बनता है, और जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो डे एंड नाइट बनता है, ऐसे ही है ना। तो ये भी इसी तरह रोटेशन की वजह से, इसमें सेल्फ रोटेशन की वजह से डबलेट लाइन स्ट्रक्चर आता है। तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ सेल्फ रोटेशन, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आपने डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।